स्टेट में। तो डिसीज हमेशा ट्रैवल करेंगी 3 स्टेट में। पहला होता है दैट इज फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, देन रॉबिन्स केस में आएगा रिवर्सिबल डिसीज, देन थर्ड आएगा इरिवर्सिबल डिसीज। ठीक है, तो डिसीज 3 तरीके से ट्रैवल कर रही है। अगर जो कॉज है वो परसिस्टेंट है तो पहले क्या अपने देखे फिजियोलॉजिकल डिसीज, देन रिवर्सिबल डिसीज, देन इरिवर्सिबल डिसीज। हैनीमैन सर ने इसी को बोला है, फिजियोलॉजिकल डिसीज को ही बोला है सोरिक डिसीज, साइकोटिक डिसीज और सिफिलिटिक डिसीज। इसी को अगर जैसे रॉबिन सर ने बोला है कि इन्फ्लामेटरी डिसीज, रिवर्सिबल डिसीज, इरिवर्सिबल डिसीज, इरिवर्सिबल पैथोलॉजी। इसी को अगर देखा जाए तो बोलते हैं इन्फ्लामेटरी डिसीज, इन्फ्लामेटरी डिसीज। दूसरा होता है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को बोलेंगे दैट इज मॉर्फोलॉजिकल डिसीज, दैट इज कंस्ट्रक्टिव डिसीज। और थर्ड आएगा डिस्ट्रक्टिव डिसीज। सो आप एलोपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, जो डिसीज का ट्रैवल वो सेम ही रहता है, सिर्फ टर्मिनोलॉजीज में थोड़ा डिफरेंट आता है। हैनीमैन सर ने जो टर्मिनोलॉजीज की है वो डिफर है, रॉबिन्स के पैथोलॉजी सर ने जो टर्मिनोलॉजीज की है वो डिफर है, बट उनके बोलने का मतलब एक ही है कि जो डिसीज ट्रैवल करेंगी हाँ हमेशा पहले इन्फ्लामेटरी में आएंगी, देन कंस्ट्रक्टिव में आएंगी, देन डिस्ट्रक्टिव में जाएंगी। जो सेल होता है वो 3 इसमें ही ट्रैवल करेगा, दैट इज कंस्ट्रक्टिव, पहला इन्फ्लामेटरी, देन कंस्ट्रक्टिव, देन डिस्ट्रक्टिव। रॉबिन सर ने उसी को बोला है इन्फ्लामेटरी को फिजियोलॉजिकल चेंज दैट इज इन्फ्लामेटरी, कंस्ट्रक्टिव बोला है रिवर्सिबल डिसीज और पैथोलॉजी थर्ड बोला है इरिवर्सिबल डिसीज। ठीक है, सो दो सेल का डिफेंस ही, तो सेल डिफेंस ही होता है फिजियोलॉजिकल, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, वही हैनीमैन सर ने इसको बोला है सोरिक डिसीज, साइकोटिक डिसीज और सिफिलिटिक डिसीज। तो सोरिक सोरा साइकोसिस सिफिलिस या सोरिक डिसीज, साइकोटिक डिसीज, सिफिलिटिक डिसीज, ये क्या है? बॉडी के डिफेंस है, ये बॉडी के डिफेंस है। सो डिफेंस होने, डिफेंस मतलब क्या कि अगर कोई भी डिसीज आई तो जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि अगर शू बाइट कंटिन्यू हो रहा है तो पहले क्या आएगा? रेडनेस, हीट, इरिटेशन आएगा, दैट इज इन्फ्लामेटरी साइंस आएंगे वहां पे। तो इन्फ्लामेटरी साइंस आए मतलब क्या? बॉडी ने पहला डिफेंस स्टार्ट किया, पहला डिफेंस स्टार्ट किया मतलब इन्फ्लामेशन को स्टार्ट किया, इन्फ्लामेशन को स्टार्ट किया मतलब दैट इज इन्फ्लामेटरी डिसीज आई। सो फर्स्ट डिफेंस यहाँ पे स्टार्ट हो गया, क्योंकि क्या है? कॉज परसिस्टेंट है। कॉज कॉज परसिस्टेंट होने के कारण क्या आएगा? इफेक्ट आपको कंटिन्यू मिलते रहेगा अनटिल एंड अनलेस आप कॉस्ट को रिमूव नहीं करेंगे, कॉज को रिमूव नहीं करेंगे, आपको उसका इफेक्ट मिलते रहेगा। सो अगर वही कॉज कॉज परसिस्टेंट रहा, आपको इरिटेशन होते रहा वहां पे रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, हीट आती रही, देन बॉडी क्या करेंगी? अपना सेकेंड डिफेंस स्टार्ट करेंगी। सेकेंड डिफेंस क्या है बॉडी का? दैट इज कंस्ट्रक्शन। तो बॉडी क्या करेंगी? वहां पे एक हार्ड कवरिंग, अगर आपका शू इरिटेशन कंटिन्यू है वहां पे एक हार्ड कवरिंग आ जाती है। तो बहुत बार देखे होंगे आपने कि अगर शूज बहुत इरिटेट हो रहा है तो पहले तो वहां पे रेडनेस, हीट के कारण थोड़ा छिल जाता है, फिर बाद में उस पर कवरिंग आ जाती है। या फिर बहुत लोग देखे होंगे कि कोई काम करते पर्टिकुलरली, तो कोई बाइक चलाता होगा, अगर उसका एक पार्ट वहां पे कंटिन्यू घिस रहा है तो वहां पे फिर बाद में कवरिंग आ जाती है। ठीक है, तो बॉडी सेकेंड डिफेंस में क्या कर देती है? कवरिंग कर देती है, दैट इज कंस्ट्रक्शन करती है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द, किससे प्रोटेक्ट करना है? कॉज से, क्योंकि कॉज परसिस्टेंट है। इसीलिए क्या हो रहा है? बॉडी सेकेंड डिफेंस में क्या करती है? दैट इज कंस्ट्रक्शन, कुछ तो भी कंस्ट्रक्ट करती है। जैसे एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा? जैसे अभी जो भी कंस्ट्रक्टिव डिसीज है वो सब इसमें आएंगे। जैसे पॉलीफ्रेटिव डिसीज, जितने भी पॉलीफ्रेटिव डिसीज है, सिस्ट हो गया, जैसे पीसीओडी हो गया, पीसीओडी में क्या हो गया? कुछ तो भी कॉज वहां पे इरिटेट कर रहा है, इसलिए बॉडी ने क्या कर दिया? वहां पे कवरिंग डाल दी कि ताकि ओवरी को डैमेज ना हो करके। तो दैट इज कंस्ट्रक्टिव डिसीज। वही शू बाइट कंटिन्यू होने के कारण वहां पे कवरिंग आ जाती है, दैट इज कंस्ट्रक्टिव।
नहीं, थिकनिंग आ जाती है, थिकनिंग। देन थर्ड आता है कि वही अगर कॉज परसिस्टेंट रहा तो देन सेल क्या करेगा, डिस्ट्रक्शन में जाएगा। डिस्ट्रक्शन में मतलब क्या होता है, वो सेल डेथ हो जाती है, डेथ होने के कारण बॉडी क्या करती है, वो पार्ट को कट ऑफ करने का ट्राई करती है। तो जैसे एग्जांपल गैंग्रीन के केस में देखो, अगर गैंग्रीन के केस में देखोगे, अगर बॉडी सबसे इंपॉर्टेंट क्या करता है, पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन को सेव करने का देखता है। तो जैसे अपन ने हेरिंग्स लॉ में देखे थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या रहते हैं, ब्रेन, हार्ट की जो हार्ट, लंग्स, किडनी, ये ऑर्गन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो बॉडी क्या करता है, पहले अगर आपके कोई डैमेज हुआ है तो पहले इन ऑर्गन्स को सेव करता है, देन डिस्टल पार्ट्स को। तो गैंग्रीन के केस में क्या होता है, डिस्टल पार्ट्स को ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, और ब्लड सप्लाई कम हो जाने के कारण क्या होता है, फिर लेटर ऑन क्या हो जाता है, बॉडी को सप्लाई होने के कारण इस्चेमिक इंजरी हो गई, इंजरी होने के कारण यहाँ के सेल डेथ हो गए, तो सेल डेथ होने के कारण ये पार्ट टोटली डेथ हो जाता है। तो बॉडी क्या करती है, उसको डायरेक्ट कट करती है, दैट इज एम्पुटेशन। सो तो थर्ड डिफेंस होता है दैट इज डिस्ट्रक्टिव डिफेंस, उसी को बोलते हैं इरिवर्सिबल डिफेंस। सो बॉडी जाता है फिजियोलॉजी से कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव से डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, तो आज अपन देखेंगे फिजियोलॉजिकल डिफेंस। आने वाले लेक्चर में, अभी एक दो लेक्चर में अपन यही देखने वाले हैं, फिजियोलॉजिकल डिफेंस। तो फिजियोलॉजिकल डिफेंस मतलब ही होता है इन्फ्लामेटरी। इन्फ्लामेटरी मतलब दैट इज फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस या फिर चेंज होम्योस्टेसिस। तो जो भी फिजियोलॉजिकल डिफेंस वाली डिसीजेस आती है वो किससे आती है, दैट इज एंडोडर्मल ऑर्गन से। लास्ट लेक्चर अपन ने देखे थे, दैट इज एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। और अपने देखे थे न्यूरोडर्म, न्यूरोएक्टोडर्म। सो जो एंडोडर्म होता है वो सबसे अपने पास बेसिक लेयर है, 1 2 3, तो जर्माइनल लेयर। तो जो एंडोडर्म होता है वो बेसिक जर्माइनल लेयर होती है, फर्स्ट जर्माइनल लेयर होती है। जब जब इवोल्यूशन हो रहा था, तो जैसे अमीबा वगैरह स्टार्टिंग में आया था, तो अमीबा स्टार्टिंग में आया था, उनके पास क्या था, सिर्फ एंडोडर्मल ऑर्गन थे। उनके पास ना स्किन थी, ना कोई ऑर्गन था, ना उनके पास हार्ट, किडनी, लीवर वगैरह कोई ऑर्गन थे, ना उनके पास स्किन की कवरिंग थी। वो सिर्फ यूनिसेल्युलर ऑर्गन थे, सेल, और उस उनमें सिर्फ एक ही प्रोसेस होती थी, दैट इज सर्वाइवल के लिए क्या लगता था, दैट इज ऑक्सीजन और फूड और डायरेक्ट एक्सक्रीशन। तो अपन देखेंगे कि दैट इज एंट्री, मतलब कि अगर फूड एंट्री और एग्जिट, तो इसके लिए क्या चाहिए था अपने को, एंट्री और एग्जिट के लिए ट्यूब चाहिए रहते सिर्फ। तो इनके पास दो ही इंपॉर्टेंट था सरवाइव के लिए, दैट इज एंडोडर्म। तो इनके पास कौन सी लेयर थी, एंडोडर्म। तो जो भी आपको फिजियोलॉजिकल डिफेंस मिलेंगे, तो जैसे सर्दी खांसी किसमें आती है, आरएस में। तो आरएस में क्या होगा, दैट इज नोज टू ब्रोंकस। जितने भी डिसऑर्डर आएंगे दैट इज एंडोडर्मल आएंगे। तो सबसे पहले सर्दी खांसी होंगी या कोई वायरल इन्फेक्शन होगा तो आपको एंडोडर्मल ऑर्गन में ही मिलेगा। देन जेआईटी, देन यूरिनरी ट्रैक। तो जो भी अपना एंडोडर्मल ऑर्गन्स है उसमें सोरिक डिफेंस जो डिसीज है वो उसी में आएंगी। सो द फिजियोलॉजिकल डिसीज आई या कोई सोरिक डिसीज आई या सोरा कॉम्प्रोमाइज हुआ तो आपको एंडोडर्मल ऑर्गन्स में ही वो डिसीज मिलेगी। ठीक है, सो तो सोरिक डिसीज, फिजियोलॉजिकल और सोरा गेट कॉम्प्रोमाइज, तो अपने को क्या मिलेगा, दैट इज फिजियोलॉजिकल डिसीज मिलेगी। ठीक है, सो हैनीमैन सर ने बोला है इन एफोरिज्म नंबर 74, ये बहुत इंपॉर्टेंट एफोरिज्म है, दैट इज अगर आपको कोई अटैक कंटिन्यू रहता है, कोई कॉज कंटिन्यू रहता है, तो जो ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिज्म मतलब जो सेल होता है, वो अपने आप को 3 पार्ट्स में बचाता है, 3 पार्ट में बचाता है।
पहला, आइदर डिप्राइव सम पार्ट ऑफ इट्स इरिटेबिलिटी एंड सेंसिटिविटी, मतलब दैट इज, इसी को सर ने बोला है दैट इज सोरिक डिफेंस। आइदर मतलब अगर ये कॉज परसिस्टेंट रहा, अगर कोई कॉज आता है तो आइदर डिप्राइव सम पार्ट ऑफ इट्स इरिटेबिलिटी एंड सेंसिटिविटी, दैट इज सोरिक डिसीज आएंगी। अगर ये कंटिन्यू रहा तो देन सेकेंड डिफेंस स्टार्ट होता है, एक्साइल दिस एन एक्सेसिव डिग्री कॉज डायलेटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन और इंड्यूरेशन, दैट इज साइकोटिक डिसीज। दैट इज इसी को बोलते हैं इन्फ्लामेटरी कंडीशन आएंगी पहले, देन इंड्यूरेशन वगैरह हार्डनिंग आएंगी, दैट इज कंस्ट्रक्टिव डिसीज आएंगी। अगर वो ही कॉज परसिस्टेंट रहा, इवन टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ द सर्टेन पार्ट्स एंड डेवलप फॉल्टी ऑर्गेनिज्म अल्टरेशन हियर एंड देयर, देन क्रिपल द बॉडी इंटरनली एंड एक्सटर्नली। तो थर्ड आएगा सिफिलिस, दैट इज डिस्ट्रक्टिव डिसीज। तो हैनीमैन सर ने ये एफोरिज्म नंबर 74 में क्लियरली बताया है कि अगर कोई सेल को अगर इरिटेशन कंटिन्यू रहा तो पहले क्या आएंगी, इन्फ्लामेटरी कंडीशन आएंगी, देन आएंगी कंस्ट्रक्टिव कंडीशन आएंगी सेकंड, और थर्ड आएंगी डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, यही रॉबिन सर ने सेम बताया है कि इन्फ्लामेटरी कंडीशन, रिवर्सिबल डिसीज और इरिवर्सिबल डिसीज। ठीक है, सो लाइफ भी वैसे ही चलती है, दैट इज सोरा, साइकोसिस और अगेन सिफिलिस। मतलब आप, सोरा मतलब क्या, होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस मतलब क्या, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, और सोरा कॉम्प्रोमाइज हो गया, होम्योस्टेसिस कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो अपने को क्या मिलेंगी यहाँ पे, सोरिक डिसीज मिलेंगी या फिजियोलॉजिकल डिसीज मिलेगी। ठीक है, वैसे ही साइकोटिक डिसीज, साइकोटिक वही अगर कॉज परसिस्टेंट रहा तो क्या आएगा, साइकोटिक कंस्ट्रक्टिव डिसीज आएगी। कंस्ट्रक्टिव डिसीज ही मतलब क्या, दैट इज रिवर्सिबल इंजुरी, रिवर्सिबल इंजुरी। वही क्या होगा, साइकोसिस आएगा, देन सिफिलिस इज इरिवर्सिबल इंजुरी और डिस्ट्रक्शन, उसी को बोला है सिफिलिस। ठीक है, तो इसीलिए बोला है कि, इसीलिए हैनीमैन सर ने बोला है कि कोई भी डिसीज का बेस क्या होता है, कोई भी डिसीज का जन्म कहाँ से होता है, दैट इज सोरा से, उसी को बोला है ना, सोरा इज मदर ऑफ ऑल द माइजम। क्यों बोला है, मतलब कोई भी डिसीज का बेस क्या होता है, दैट इज डिस्टर्ब होम्योस्टेसिस। मतलब पैथोलॉजिकल में, पैथोलॉजी लैंग्वेज में उसका मतलब ये होता है कि डिस्टर्ब होम्योस्टेसिस होने के कारण ही कोई भी आपको बड़ी डिसीज आगे चल के मिलेगी। ठीक है, वही रॉबिन सर ने क्या बोला है, वही हैनीमैन सर ने क्या बोला है कि सोरा इज मदर ऑफ ऑल द माइजम, मतलब कि सोरा डिस्टर्ब होने के कारण ही आपको आगे चल के बड़ी डिसीज मिलेंगी। तो फाइंड आउट द सोरा। सोरा मतलब क्या, कि वो होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब क्यों हुआ है, होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब क्यों हुआ है, मतलब उसका कॉज क्या है, आपको वो फाइंड आउट करना है। अल्टीमेटली अपने को क्या देखना है, कॉज, होम्योपैथी इज नथिंग बट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अगर कोई बॉडी में इफेक्ट आया है तो आपको क्या देखना है, कॉज देखना है। ठीक है, अभी कॉज देखना है, तो रॉबिन सर ने क्या बताया है, फिजिकल कॉज बताया है। रॉबिन सर पैथोलॉजी में क्या बताया है, ओनली फिजिकल कॉज बताया है, लेकिन हैनीमैन सर ने उसमें और एक चीज ऐड की है, दैट इज मेंटल कॉज। एफोरिज्म नंबर अपन ने 73 में देखे हैं, दैट इज मेंटल, फिजिकल इरिटेशन के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्या किसको दिया है, मेंटल इमोशंस को, मेंटल इमोशंस को भी इंपॉर्टेंट दिया है, जो एलोपैथी पॉइंट ऑफ व्यू इसको डिनाई करता है। ठीक है, अपने लिए फिजिकल कॉज भी इंपॉर्टेंट है, मेंटल कॉज भी इंपॉर्टेंट है। सो द डिसीज ट्रैवल इन 3 पार्ट्स मैंने बताया, दैट इज इन्फ्लेमेटरी, देन कंस्ट्रक्टिव, देन डिस्ट्रक्टिव। सो अभी अपन देखने वाले फिजियोलॉजिकल डिफेंस। तो फिजियोलॉजिकल मींस फिजियोलॉजी और promoting normal functioning or healthy functioning. It means a defense by a cell or organism brought about by promoting the natural or normal healthy functioning in the cell or tissue.
तो मैंने वही बताया कि फिजियोलॉजी, होम्योस्टैसिस और ये क्या करते हैं, नॉर्मल बॉडी के फंक्शन को, हेल्दी फंक्शन को मेंटेन करने का काम करते हैं। वही जब सेल अटैक होता है या सेल इंजुरी होती है, किससे होगी, जैसे बैक्टीरिया, फंगस, कोई फिजिकल एजेंट, जो अपन ने कॉज देखे अभी 10 क्या कॉज देखे फिजिकल में, दैट इज फिजिकल कॉज देखे, फिजिकल एजेंट, ऑक्सीजन, हाइपोक्सिक इंजुरी, इस्चेमिक इंजुरी, केमिकल इंजुरी, ठीक है, सोशल स्टिमुलाई, इन्फेक्शियस एजेंट, इम्यूनोलॉजिकल, जेनेटिक, न्यूट्रिशनल, बिनमिंग एजेंट और फॉरेन प्रोटीन्स। ये कॉज अगर आए तो क्या होता है, सेल पे क्या होगा, दैट इज सेल इंजुरी, सेल इज इंजोर होगा, ठीक है। तो सेल इंजोर अटैक होंगी, द फर्स्ट स्टेप टू सेल मेक्स दैट प्रमोट द प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल मैंने बताया कि अपन एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे आरएस का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अगर कोई बैक्टीरिया, फंगस आया तो वो क्या करेगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक को, मतलब एंडोडर्मल ऑर्गन को अफेक्ट करेगा। एंडोडर्मल ऑर्गन मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करेगा। तो क्या होगा, प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ सर्टन प्रेजेंट एंटी बैक्टीरियल एजेंट एंड सिक्रेटेड बाय द। अगर कोई बैक्टीरिया नेजल कैविटी में गया तो बॉडी क्या करेंगी, सबसे पहला डिफेंस क्या स्टार्ट करेंगी, दैट इज इन्फ्लेमेटरी डिफेंस। पहला डिफेंस स्टार्ट करेंगी तो क्या करेंगी, अगर कोई बैक्टीरिया गया तो वो क्या स्टार्ट करेंगी, दैट इज लाइजोसोम्स सीक्रेट करेंगे। लाइजोसोम मतलब क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया को किल करते हैं, किसके किसके साथ, म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। इसीलिए सबसे पहला सिम्टम क्या आएगा रेस्पिरेटरी का, म्यूकस सिक्रीशन का बढ़ जाना। फर्स्ट साइन है आपका म्यूकस सिक्रीशन बढ़ना। म्यूकस सिक्रीशन मतलब बढ़ना, मतलब दैट इज कोराइजा बढ़ना, ठीक है। तो अगर आप थ्रोट इन्फेक्शन देखो या नोज इन्फेक्शन देखो, इन दोनों केसेस में सबसे पहले क्या बढ़ता है, म्यूकस सिक्रीशन बढ़ता है, ठीक है। तो ये किससे बढ़ेगा, एपिथेलियल, स्किन के एपिथेलियल से बढ़ेगा। तो जो वहां पे सेल होते हैं, कॉलमनार एपिथेलियम होते हैं, तो कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स क्या सीक्रेट करेंगी, म्यूकस सीक्रेट करेंगी। तो म्यूकस सीक्रेट करने के बाद क्या होगा, और वो कैसा लार्ज क्वांटिटी में रहेगा। तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि बैक्टीरिया और फंगस को क्या किया जाए, वॉश आउट किया जाए। आप नेजल सिक्रीशन से, म्यूकस सिक्रीशन से वो बैक्टीरिया लाइसोसोम्स में ट्रैप करके बाहर फेंक दिया जाए। This is commonly observed in the case of upper respiratory tract organism, or it is a first defense, or that is first defense is production of fluent coryza, ठीक है। यही फर्स्ट डिफेंस होता है बॉडी का। दिस और क्या करते हैं, कोराइजा हुआ, अगर आपने कोराइजा के लिए मेडिसिन ले ली तो क्या होगा, जो बॉडी ट्राई कर रही है कोराइजा के थ्रू बैक्टीरिया को बाहर फेंकने के लिए, तो क्या होगा, वो बैक्टीरिया और इनसाइड जाएगा या वो पैथोजन और इनसाइड जाएगा, और जिसके कारण आपको आगे डिसीज प्रोग्रेशन मिलेगा। या फिर अगर अपनी बॉडी वो लाइसोसोम्स या म्यूकस सिक्रीशन वो बैक्टीरिया को कंप्लीटली वॉश आउट नहीं कर पाता है, या फिर वो बैक्टीरिया इनसाइड जाने के बाद अपनी कॉलोनीज को बहुत इंक्रीज कर देता है, या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन कम पड़ जाता है वहां पे, तो क्या होगा, डिसीज का प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स अगर फेल हो जाता है तो इन्फ्लामेटरी कंडीशन आपको मिलेगी वहां पे, और इसी को अपन बोलते हैं इंक्रीज सेंसिटिविटी एंड इरिटेशन। इसी को बोलते हैं अपन इंक्रीज सेंसिटिविटी या इरिटेशन, और इसी को बोलते हैं अपन फर्स्ट इन्फ्लामेटरी कंडीशन स्टार्ट होगी यहाँ पे। सो वही मैं बताना था कि हैनीमैन सर ने क्या बोला है और मॉडर्न साइंस ने क्या बोला है। मॉडर्न साइंस मतलब रॉबिन सर ने क्या बोला है, रॉबिन सर पैथोलॉजी की बुक में। तो एलोपैथी का पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि फिजियोलॉजिकल डिफेंस या इन्फ्लामेटरी इज द फर्स्ट रिएक्शंस टू द स्टिमुलाई, ठीक है। वही हैनीमैन सर ने बोला है कि सोरा इज द फर्स्ट रिएक्शन टू स्टिमुलाई। वही हैनीमैन सर ने इन्फ्लामेटरी कंडीशन को सोरा बोला है और इन्होंने वही इन्फ्लामेशन बोला है। रिलेशन सेम है,
हैनीमैन सर ने उनको सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस का नाम दिया है. इन्होंने इन्फ्लामेटरी कंडीशन, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल डिसीज का नाम दिया है. ठीक है. फिजियोलॉजिकल डिफेंस इज द फर्स्ट रिस्पॉन्स टू सेल इंजुरी. दैट इज सोरा इज द ओनली रियल फंडामेंटल कॉज. कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव डिसीज आर सेकेंडरी टू प्राइमरी फिजियोलॉजिकल डिफेंस. मतलब कि जो भी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव डिसीज आएंगी वो किसके बेस पे रहेंगी? फिजियोलॉजिकल डिफेंस के ऊपर, बेस के ऊपर रहेंगी. वही हैनीमैन सर ने भी बोला है कि ऑल डिसीज ऑफ साइकोसिस एंड सिफिलिस आर बेस्ड ऑन सोरा. सोरा के ऊपर सभी डिसीज प्रेजेंट है. दैट इज सोरा इज मदर ऑफ ऑल द माइजम. यहाँ पे बोला गया है कि इरिटेशन एंड इन्फ्लामेशन इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल डिसीज. दैट इज वही बात है, सेम जो सर ने बोला है. ठीक है. सेल इंजुरी इज डिटरमाइंड बाय हाइपोक्सिक एंड इस्चेमिक इंजुरी. दिस रिड्यूस द एटीपी. तो वही सेल इंजुरी के दो मेन कॉज होते हैं, दैट इज हाइपोक्सिया और इस्चेमिक. दैट इज हैनीमैन सर ने इन एफोरिज्म नंबर 80 में बोला है. Peculiar cutaneous eruption after the completion of the internal sora. कि हैनीमैन सर ने बोला है कि सोरा कॉम्प्रोमाइज होने के बाद ही बड़ी डिसीज आएंगी. सोरा इज अ स्पेसिफिक इंटरनल डिस्क्रिया ड्यू टू इनिबिशन ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन. दैट इज सोरा. हैनीमैन सर ने बोला है कि अगर सोरा कॉम्प्रोमाइज होता है तभी आपको हाइपोक्सिक एंड इस्चेमिक इंजुरी मिलेगी. दैट इज सोरा नथिंग बट द होम्योस्टैसिस. सो टर्मिनोलॉजीज डिफर है लेकिन मीनिंग सेम है. और इसी के कारण होम्योपैथी को बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है क्योंकि उसकी टर्मिनोलॉजी को ही अपन प्रॉपरली समझ नहीं पाया है. सो अभी अपन देखेंगे फर्स्ट डिसीज, दैट इज डिस्टर्ब होम्योस्टैसिस और फिजियोलॉजिकल और सोरिक डिसीज. सो अगर फिजियोलॉजी या होम्योस्टैसिस डिस्टर्ब होता है, होम्योस्टैसिस डिस्टर्ब होता है तो ये बॉडी में तीन टाइप की कंडीशन प्रोड्यूस करती है या तीन टाइप की सोरिक डिसीज प्रोड्यूस करती है. पहला आती है दैट इज डिस्टर्ब होम्योस्टैसिस, इन्फ्लामेटरी कंडीशन दैट इज सोरिक कंडीशन, एक्यूट एक्साब्रेशन दैट इज सोरोसाइकोटिक कंडीशन और इन्फ्लामेशन प्लस डिस्ट्रक्टिव कंडीशन दैट इज सोरोसिफिलिटिक कंडीशन. दैट इज सोरा. तो अपन सोरा तीन सोरिक कंडीशन तीन इसमें जाती है. सबसे पहले सोरिक कंडीशन, इसी को अपन बोलते हैं एक्यूट डिसीज. देन सोरोसाइकोटिक कंडीशंस दैट इज acute exacerbation of disease. Then third आएंगी inflammation plus destruction that is sorosyphilitic disease. तो एक्यूट एक्साब्रेशन वाले डिसीज देख लेते हैं. दैट इज अस्थमा है, अर्टिकेरिया है, दैट इज एक्यूट एक्सासर्बेशन डिसीज. सोरोसिफिलिटिक डिसीज इज जो सोरा में जाके सिफिलिस मतलब डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस करेंगे. तो जो भी हाई ग्रेड फीवर्स है जैसे मेनिंजाइटिस है, डेंगू है, जो स्टार्ट होते हैं एज अ फीवर लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग हो जाते हैं तो ये आएंगे सोरोसिफिलिटिक कंडीशन में. और एक्यूट कंडीशन मतलब सोरिक कंडीशन. तो सोरिक कंडीशन दैट इज फीवर 102 के नीचे वाला, दैट इज सोरिक इरप्शंस. ठीक है. डिस्टर्ब होम्योस्टैसिस, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस जो भी डिसीज आएंगी वो सब एक्यूट कंडीशंस में आएंगी. ठीक है. तो आज अपन पहली कंडीशन ही देखेंगे, देन नेक्स्ट वाले लेक्चर में सेकंड, उसके नेक्स्ट में थर्ड देखेंगे. तो आज अपन फर्स्ट कंडीशन देखेंगे दैट इज डिस्टर्ब होम्योस्टैसिस. दैट इज डिस्टर्ब होम्योस्टैसिस मतलब सोरिक डिसीज. सो डिस्टर्ब होम्योस्टैसिस और इन्फ्लेमेटरी कंडीशन और एक्यूट डिसीज अपने को क्या मिलती है? फीवर मिलता है, डायरिया मिलती है, वॉमिटिंग मिलती है, एब्डोमिनल पेन मिलता है. तो अगर आप ये देखोगे जैसे कोई वायरल वेदर चेंज हो गया या कोई क्लाइमेटरी चेंजेस आए या कोई, तो जैसे बोलते हैं कि एलोपैथी में ये बहुत टर्मिनोलॉजी जो जनरल प्रैक्टिस यूज करते हैं कि अभी सीजन आ गया डिसीज का,
कोई डिसीज का सीजन आ गया। वही होम्योपैथी में अगर कोई रैंडमली पेशेंट आता है आपके पास, कोई एक्यूट पेशेंट लेके आता है, तो आपको यही सिम्टम्स लेके आएगा, दैट इज फीवर, डायरिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट इस कंडीशन में इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इवेल्युएशन इवेल्युएशन ऑफ द सिम्टम्स, कि वेदर वो चीज कैसी है, वो चीज मतलब वो सिम्टम्स कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है अपने लिए, वो इवेल्युएट करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि फीवर, कौन सा फीवर इसमें आएगा। मतलब एग्जांपल के लिए जैसे फीवर 102, दैट इज ये कंडीशन में आएगा इन्फ्लेमेटरी। 102 फ़ारेनहाइट के ऊपर का फीवर दैट इज सोरो सिफिलिटिक फीवर है, ठीक है, तो वो इस कंडीशन में नहीं आएगा। तो आपको पैरामीटर्स पता होने चाहिए, साइन एंड सिम्टम्स प्रॉपरली पता होने चाहिए, तभी आप प्रॉपरली इवेल्युएट कर पाएंगे कि कौन सा सिम्टम या कौन सा डिसीज किस कंडीशन में आता है। सो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपने को प्रॉपरली कंडीशन पता है कि नहीं पता है। जैसे एग्जांपल एब्डोमिनल पेन है, एब्डोमिनल पेन क्यों हो रहा है, उसके पीछे का रीजन फाइंड आउट करने का बहुत जरूरी है। रीजन पता होगा तो ही आप उसको प्रॉपरली ट्रीट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। सो जैसे डायरिया है, स्टार्ट विद द डायरिया। तो जो डायरिया है, तो डायरिया में क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट सबसे पहले रहता है, डायरिया के भी टाइप्स होते हैं। तो पहला होता है ऑस्मोटिक डायरिया। ये ऑस्मोटिक डायरिया बॉडी का इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है। जैसे आप अपने बाहर कुछ बाहर मोस्टली आप देखोगे कि आपने बाहर खाना खाया, बाहर खाना खाने के बाद एक तो आपको वॉमिटिंग होती है या लूज मोशन होती है। तो जो लूज मोशन होती है वो क्या होती है, ऑस्मोटिक डायरिया होता है। ऑस्मोटिक डायरिया मतलब क्या होता है, उसमें वाटर, इंटेस्टाइन क्या करती है, बहुत सारा वाटर सिक्रेट करती है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो डायरिया थ्रू माइल्ड डाइजेशन ऑफ द फूड बाहर निकालती है, माइल्ड डाइजेशन ऑफ द फूड बाहर निकालती है। सो होम्योपैथी मेडिसिन देने के बाद अगर डायरिया आता है, जैसे एग्जांपल आपको गैस्ट्राइटिस है, दैट इज इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टमक, और आपने मेडिसिन दी, और मेडिसिन देने के बाद अगर डायरिया आया, तो इट इज गुड साइन बैड साइन, गुड साइन। क्यों गुड साइन, क्योंकि जो एंडोडर्मल ऑर्गन है, मतलब सेकेंड लेयर है, अपन ने क्या देखी, उसका क्योर कैसा है, इट इज विद इन आउटवर्ड, मतलब अंदर से बाहर। तो गैस्ट्राइटिस है तो वो ठीक कैसे होगा, दैट इज अंदर से बाहर, दैट इज लूज मोशन लगेगा उसको। तो लूज मोशन इज गुड। अभी लूज मोशन है तो वो कैसा लूज मोशन है, दैट इज ऑस्मोटिक लूज मोशन होता है। उसमें क्या होता है कि बॉडी से जो टॉक्सिन्स है वो लेग्स बॉडी फ्लूइड के साथ उसको बाहर फेंकता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमेशा माइल्ड डाइजेशन ऑफ द फूड में ऑस्मोटिक ये होता है, ये बॉडी इटसेल्फ ये ट्राई करती है, बॉडी खुद ये ट्राई करती है, तो इसको मेडिसिन देने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है डायरिया का, तो सबसे पहले आप हिस्ट्री लेते हैं, और आपको हिस्ट्री में पता चलता है कि उसने बाहर का खाया, बाहर के खाने के बाद उसको लूज मोशन लगी, तो इट इज गुड और बैड, गुड। अपने को चेक करना पड़ता है कि वो ऑस्मोटिक डायरिया है कि नहीं है। अगर वो ऑस्मोटिक डायरिया नहीं है तो अपने को क्या मिलेगा, दैट इज उसकी एनर्जी लूज होगी, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को बहुत लूज मोशन हो रहे और उसकी एनर्जी भी डाउन हो रही है, देन अपने को वहां क्या देना है, मेडिसिन देना है, अदरवाइज मेडिसिन देने की जरूरत नहीं है। तो मेडिसिन देने की जरूरत नहीं है, दैट इज सिवेरिटी के ऊपर डिपेंड है। अगर एब्डोमिनल पेन के साथ लूज मोशन है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एग्जैक्टली। सेकंड होता है इन्फेक्शियस डायरिया। इन्फेक्शियस डायरिया मतलब कि ये टाइफाइड के कारण है, कोलेरा है, एमीबियासिस है, जीआरडीएस है, एचआईवी है, ठीक है।
सो इन कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपने को मेडिसिन देना है। सो डायरिया सिर्फ प्लेन डायरिया नहीं होता है। तो मैं एक केस बताता हूँ आपको एचआईवी की। एक पेशेंट था जिसको रिकरेंट डायरिया होता था। रिकरेंट डायरिया होने के कारण उसको क्या होता था, एनर्जी उसकी डाउन हो जाती थी। एनर्जी डाउन होने के कारण तो